आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है और जिसने लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से विरोध प्रदर्शन से शुरू होकर हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचती है। और कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। सोचिए, आम लोग, टीचर, किसान, दुकानदार, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो अचानक कानून अपने हाथ में क्यों लेंगे? यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं 2 अप्रैल 2026 के दिन मालदा नेशनल हाईवे 12 पर अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और 7 न्यायिक अधिकारियों को, 7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बना लेती है। अब सवाल यह है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे थे। वजह बहुत सीधी थी और उतनी ही चौंकाने वाली भी। उनके नाम वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह हताशा थी जो बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही थी। तो इस पूरे बवाल के पीछे था क्या? इसके पीछे थी एक सरकारी प्रक्रिया। नाम था विशेष गहन संशोधन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। अब कहने को तो इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना था, लेकिन जो हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था। तो पहला आंकड़ा देखिए और ये वाकई हैरान करने वाला है। पूरे 61 लाख लोग, इनके वोट देने का हक पूरी तरह से छीन लिया गया। मतलब इनके नाम लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। 61 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक और नंबर सामने आया, 60 लाख। इतने वोटर्स को एक बिल्कुल नई अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध। मतलब ये लोग एक तरह से बीच में लटक गए, ना तो इनके नाम कंफर्म हुए और ना ही हटाए गए। अब इस पूरी गड़बड़ी का स्केल कितना बड़ा था वो इस चार्ट से समझिए। पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर, जी हां, हर 6 में से 1 वोटर इस प्रक्रिया से सीधे सीधे प्रभावित हुआ था। मतलब अगर किसी के घर में 6 लोग वोट डालते हैं तो उनमें से 1 का नाम या तो कट चुका था या फिर संदिग्ध मार्क हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि लाखों लोगों की किस्मत का ये फैसला आखिर ले कौन रहा था? कोई इंसानी टीम, कोई अधिकारी? नहीं, ये सारे फैसले ले रहा था एक सॉफ्टवेयर। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया था। अब चुनाव आयोग ने इन लाखों लोगों को फ्लैग करने के लिए एक बड़ा भारी भरकम सा शब्द इस्तेमाल किया, तार्किक विसंगतियां। सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना? पर असल में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था एकदम मामूली बेतुकी वजह। जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिखा हो, या जेंडर गलत दर्ज हो गया हो। और तो और, अगर किसी पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क है, तो बस इतना ही काफी था किसी के वोटिंग अधिकार पर सवाल उठाने के लिए। अब भारत जैसे देश में जहां कागजों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां कितनी आम हैं, ये तो खतरनाक ही था। और ये पूरी प्रक्रिया कितनी लापरवाही से की जा रही थी, वो इस एक बयान से साफ हो जाता है। सोर्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ही एक बड़े अधिकारी ने माना कि उन्हें खुद कोई आइडिया नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही है या सिर्फ 60%। सोचिए जरा। फिर भी लाखों लोगों का भविष्य इसी सॉफ्टवेयर के हवाले कर दिया गया। और फिर 24 मार्च को तो कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय था। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, शाम को अचानक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की और पश्चिम बंगाल के सारे, मतलब पूरे 7 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध मार्क कर दिया। 2 घंटे बाद इसे एक तकनीकी गड़बड़ी बताकर ठीक कर दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सॉफ्टवेयर को बिना किसी मैनुअल चेकिंग के दोबारा चला दिया गया। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी प्रक्रिया का ऑफिशियल मकसद क्या बताया गया था और जमीन पर असल में हुआ क्या? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। तो देखिए, कागजों पर यह कहा गया कि यह पूरी एक्सरसाइज अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पहचानने के लिए है। लेकिन डेटा तो कुछ और ही कहानी कह रहा था। सबसे ज्यादा असर पड़ा हिंदू दलित शरणार्थी समुदायों पर। यह फर्क कितना ज्यादा था वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये एक ही विधानसभा क्षेत्र का डेटा है। जहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को फ्लैग किया गया, वहीं उसी इलाके के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा उछलकर 58% हो गया। सॉफ्टवेयर एक, नियम एक, पर नतीजे इतने अलग। पर यह कहानी सिर्फ नाम हटाने की नहीं है। इसके साथ साथ एक और गंभीर आरोप जुड़ गया, अवैध तरीके से नए नाम जोड़ने का, जिससे यह पूरा मामला और भी पेचीदा हो गया। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ किसी एक खास ग्रुप के साथ नहीं हो रहा था। जिनकी लिस्ट से नाम हटाए गए उनमें समाज का हर तबका शामिल था, और कुछ तो बहुत ही सम्मानित नाम थे। लिस्ट देखिए जरा। एक कारगिल वॉर के हीरो, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, डॉक्टर, वकील
और हद तो तब हो गई जब उन बूथ लेवल ऑफिसर्स के नाम भी काट दिए गए जो खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। सोचिए, जब एक रिटायर्ड जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया के पास जाना पड़े तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब आते हैं विवाद के दूसरे हिस्से पर, अवैध तरीके से नाम जोड़ने के आरोप। इसे 3 स्टेप्स में समझिए। पहला, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से वोटर्स लाने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, एक बीजेपी कार्यकर्ता को कथित तौर पर 400 फॉर्म 6 के साथ पकड़ा गया, जो कि नियमों के खिलाफ था। और तीसरा, इससे एक पैटर्न साफ नजर आने लगा, पहले असली वोटर्स को हटाओ और फिर उनकी जगह नए वोटर्स को जोड़ दो। तो इन सबका हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक राज्य की कहानी क्यों नहीं है? इसका जवाब इन आंकड़ों में है। इस टेबल को देखिए, ये इस पूरे मामले की गंभीरता को सामने रखती है। राज्य की 294 सीटों में से 234 सीटें ऐसी थीं जहां प्रभावित वोटर्स की संख्या जीत हार के अंतर से ज्यादा थी। और एक और बात पर गौर कीजिए, 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन करीब 60 लाख वोट था और हटाए गए वोटर्स की संख्या कितनी थी? 61 लाख। ये आंकड़े इतने करीब हैं कि ये किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं। और कहानी में एक आखिरी पेंच भी है। सोर्स का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने इस डेटा को छिपाने की कोशिश की, ऐसी पीडीएफ फाइलें जारी की जिन्हें सर्च नहीं किया जा सकता था, जो बहुत बड़ी थीं, ताकि कोई भी आसानी से इसका विश्लेषण ना कर पाए। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। ये कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये हर उस नागरिक की कहानी है जो मानता है कि वोट देना एक अधिकार है, कोई एहसान नहीं। जब एक अनटेस्टेड एल्गोरिदम को ये ताकत दे दी जाए कि वो तय करे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, तो क्या हमारे लोकतंत्र की बुनियाद ही नहीं हिल जाती? सोचने वाली बात है ना।